हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 4 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम अपने एक दोस्त को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरी दुनिया में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि जो विश्व वन्य जीव दिवस 2021 मनाया गया, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो 2021 में विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है, विषय है वन और आजीविका। वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का थीम है, विषय है। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है कि जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस हर साल WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के द्वारा मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं। WWF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। कहाँ? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय है। वर्तमान में WWF के अध्यक्ष हैं एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है पवन सुखदेव। पवन सुखदेव को पिछले साल 2020 में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाइलर पुरस्कार जिसे पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है टाइलर पुरस्कार को, जो कि पिछले साल 2020 में दिया गया था पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव जो कि वर्तमान में WWF के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब आपको यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित बताऊंगा। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में शुरू किया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, WCCB का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप NTPC का एग्जाम दिए हैं या फिर NTPC के सभी एग्जामों का एनालिसिस फॉलो किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार मिला होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि WCCB का फुल फॉर्म क्या है पर्यावरण के संबंध में? तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो फुल फॉर्म है WCCB का। अगला क्वेश्चन है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN जो कि एक पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक जो कि हर साल IUCN संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें दुनिया भर के संकटग्रस्त जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनका एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को। और हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई गेम चेंजर अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई गेम चेंजर अभियान शुरू किया गया है नैसकॉम संस्था के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यह जो नैसकॉम संस्था के द्वारा एआई गेम चेंजर प्रोग्राम शुरू किया गया है किस संस्था की मदद से शुरू किया गया है? तो इसको शुरू करने में माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली जाएगी। देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ एआई उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्टअप, शिक्षाविदों, सरकारी जो संगठन है, उद्यम है तथा गैर सरकारी संगठनों को एक मंच मुहैया कराया जाएगा एआई गेम चेंजर कार्यक्रम के तहत, जो कि शुरू किया गया है नैसकॉम संस्था के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर। यहाँ पर बात की गई है नैसकॉम की, तो जान लेते हैं नैसकॉम क्या है। तो नैसकॉम जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि एक व्यापार संगठन है जो कि मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी तथा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नैसकॉम संस्था के वर्तमान में चेयरपर्सन है यूबी प्रवीण राव और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको आगे बढ़ने से पहले 10 सीईओ के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला है एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। अमेजन कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी, आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, बाटा कंपनी जो कि जूता बनाती है इसके नए सीईओ बने हैं संदीप कटारिया, मास्टर कार्ड जिसका हम एटीएम, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं इसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने हाल ही में कोविशील्ड नामक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला। तो ये हैं टॉप 10 सीईओ जिनके नाम आपको याद रखना है, एकदम ये छाप के रखना, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास किस देश की वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। तो जो डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है हर साल संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास है जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश में किया जाता है, क्या इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है? जी हाँ, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने अपने 6 सुखोई विमान, 2 C-17 विमान तथा 1 IL-78 टैंकर विमान भेजा है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन याद रखना है कि डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास जो कि हर साल संयुक्त अरब अमीरात देश में आयोजित किया जाता है, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी, यूएई देश की मुद्रा है दिरहम और यहाँ के राजा हैं किंग हैं खलीफा बिन जायद अल नैन। खलीफा बिन जायद अल नैन यहाँ के सुल्तान हैं संयुक्त अरब अमीरात देश के। और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में होप मार्स मिशन, होप मंगल मिशन सफलतापूर्वक भेजा गया मंगल की कक्षा में। ये जो होप मार्स मिशन है ये भेजा गया संयुक्त अरब अमीरात देश के द्वारा और संयुक्त अरब अमीरात होप मार्स मिशन मंगल के ग्रह में मंगल की कक्षा में भेजने वाला अरब देशों में पहला देश बन गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरब देशों में पहला देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात जिसने होप मंगल मिशन के नाम से एक मार्स मिशन सफलतापूर्वक भेजा है मंगल की कक्षा में। अब हम आगे बढ़ने से कुछ महत्वपूर्ण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनके बारे में देख लेते हैं जो कि भारत से रिलेटेड हैं। जैसे
भारत फ्रांस देश के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? पहला है शक्ति, दूसरा है गरुणा, तीसरा है वरुणा। शक्ति, गरुणा, वरुणा भारत फ्रांस देश के साथ एक्सरसाइज करता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गरुणा शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत इंडोनेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ करता है। और समुद्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं इनके साथ शक्ति वर्ड लगा हुआ है। इसी प्रकार से भारत मालदीव देश के साथ इक्वेरियन नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की एक्सरसाइज और चीन के साथ हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज तथा सिंगापुर देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो हाल ही में ऐसा किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं आखिर में क्या है। तो हरियाणा सरकार ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अगर कोई प्राइवेट कंपनी हरियाणा राज्य में काम करती है तो उस कंपनी में अगर उसके जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, 50,000 से नीचे हैं कोई भी कर्मचारी, तो जितने भी कर्मचारी 50,000 से नीचे होंगे उनमें से 75% जो कर्मचारी होंगे हरियाणा राज्य के होंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जून 2021 में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी थी तो वह थी हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा राज्य के लोगों को हरियाणा राज्य में ही नौकरी देने के लिए तथा नए अवसर को खोजने के लिए ऐसा नियम लाया गया है, जिसमें ये बताया गया अगर कोई प्राइवेट कंपनी है हरियाणा राज्य में, वह अपने जितने भी कर्मचारियों को 50,000 रुपये से नीचे के वेतन देती है उनमें से 75% जो नौकरियां होंगी वो स्थानीय लोगों यानी कि हरियाणा के लोगों को दी जाएगी। अगर वह नौकरी 50,000 से ऊपर की है तो उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप हरियाणा वाले को दो या हरियाणा से बाहर वालों को। तो यहाँ पर इस बिल में बताया गया है कि हरियाणा राज्य की सभी जो निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियां हैं, ट्रस्ट हैं, भागीदारी फर्म हैं, सोसाइटी हैं आदि पर यह नियम लागू होगा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। अब आपको हरियाणा राज्य से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है हरियाणा के करनाल शहर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्था का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना ये कहाँ से शुरू होती है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश शहर में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुरुआत हुआ है। ऋषिकेश जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को। और भारत में इसके लिए अलग से एक मंत्रालय है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। जो आयुष मंत्रालय है ये भारत के 5 परंपरागत जो मेडिकल सिस्टम है,
5 परंपरागत जो मेडिकल फैसिलिटी हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है आयुर्वेदा, दूसरा है योगा एंड नेचुरोपैथी, तीसरा है यूनानी, चौथा है सिद्धा और पांचवा है होम्योपैथी। इन 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2035 तक समुद्री परिवहन के क्षेत्र में 82 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि देश यानी कि भारत समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिसमें बंदरगाहों के विकास, साथ ही साथ जल मार्गों के विकास तथा आसपास के पर्यटन जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जाएगा। अब आपको यहाँ से एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कई सारे राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? तो भारत का पहला नेशनल वाटरवेज है प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। जो पहला वाटरवेज है ये गंगा नदी पर बनाया गया है, और जो पहला वाटरवेज है यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई होगी 1620 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने बात किया है लक्ष्य की, तो अब आपको भारत सरकार के कुछ लक्ष्य याद रखने हैं जो कि एग्जाम में इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल को रोकना वर्ष 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक, लेकिन किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी ये तो पता नहीं। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2024। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से टीबी यानी कि क्षय रोग समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक। 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में जीडीपी उत्पन्न करना वर्ष 2025 तक। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना वर्ष 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी अचीव करना वर्ष 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना वर्ष 2030 तक। तो ये हैं भारत सरकार के कुछ लक्ष्य जो कि आपको याद रखना है, ये इस समय सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल डीजी, तो हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कुलदीप सिंह। आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह, जिनको हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ क्या है? तो सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका इस्तेमाल भारत में दंगा फसाद को रोकने के लिए, भीड़, मेला, रैली या फिर वीआईपी की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो सीआरपीएफ की सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक। अब आपको इसी प्रकार से 7 एजेंसियों के नाम याद रखने। ये 7 एजेंसियां कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल। इन 7 एजेंसियों को कहा जाता है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या इन्हीं संस्थाओं को कहा जाता है पैरामिलिट्री फोर्स या फिर अर्धसैनिक बल। इन 7 संस्थाएं जो हैं इनको अर्धसैनिक बल या CAPF के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, जो ये 7 संस्थाएं हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, न कि डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है NDA और CDS के एग्जाम में कि जो BSF, CRPF या फिर ITBP संस्थाएं हैं ये किस मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो ये सारी संस्थाएं गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, न कि रक्षा मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय के अधीन जो एयरफोर्स है, नेवी है तथा मिलिट्री, ये 3 संस्थाएं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जबकि ये 7 जो संस्थाएं हैं होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है महानिदेशक की होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इन संस्थाओं के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो BSF के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल, SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल के महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान, CRPF के महानिदेशक जो कि अभी लेटेस्ट बने हैं कुलदीप सिंह, CISF के महानिदेशक राजेश रंजन तथा NSG के महानिदेशक हैं SS देसवाल। अब हम जान लेते हैं कि इन संस्थाओं का काम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो जो BSF है इसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ITBP के जो जवान होते हैं इनका इस्तेमाल भारत तिब्बत तथा भारत की चीन पर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। SSB का इस्तेमाल भारत भूटान तथा भारत नेपाल की सीमा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। असम राइफल्स का इस्तेमाल भारत म्यांमार की सुरक्षा के लिए, भारत म्यांमार जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। CRPF मैं बता चुका हूँ, और CISF जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका इस्तेमाल भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां जैसे PSU, गेल, बेल, सेल, NTPC, इन सब की जिम्मेदारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये CISF को दी गई है। इसी प्रकार से NSG जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए साथ ही साथ VIP की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर SSB का फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल, BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिका नामक योजना शुरू किया है। तो हाल ही में घरों की पहचान चेलिका नामक योजना, जिसका हिंदी में मतलब है बेटी का नाम घर की पहचान है, बेटी का नाम घर की पहचान है, ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए राज्य में ही नए नए अवसर मुहैया कराएगा, घरों की पहचान चेलिका योजना के तहत। ये जो योजना है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर से शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, 2 राजधानियां हैं, विंटर की है देहरादून, समर की है गैरसैंण। जो गैरसैंण राजधानी है ये 2020 में उत्तराखंड राज्य की नई राजधानी बनी है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड राज्य ने बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, और भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य के मुनस्यारी क्षेत्र में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी शहर में। 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य की 1 दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो हाल ही में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में
इस योजना के तहत झारखंड राज्य 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन की एक थाली देगा, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी उपलब्ध होगा। तो आपको याद रखना है गुरुजी किचन योजना, जिसके तहत 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। ये योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य के द्वारा। इससे मिलती जुलती अन्य योजना जैसे अम्मा कैंटीन योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में, शिव भोजन थाली योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में, इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य में, माँ कैंटीन योजना शुरू की गई पश्चिम बंगाल राज्य में, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। ये सारी योजनाएं जो कि भोजन की थाली से संबंधित हैं, जिसका उद्देश्य है गरीब लोगों को सस्ते दामों में पूरी थाली खाना मुहैया कराना। यहाँ पर बात की गई है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। यहाँ की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क मिलेगा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी तथा सिंहभूम हाथी रिजर्व। सिंहभूम जो हाथी रिजर्व है ये झारखंड राज्य में है, जबकि इससे मिलता जुलता दूसरा है सिंहफन हाथी रिजर्व जो कि नागालैंड राज्य में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड राज्य में है, जबकि सिंहफन हाथी रिजर्व नागालैंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली दुनिया की दूसरी तथा एशिया महाद्वीप की सबसे कम उम्र की पहली लड़की बन गई हैं ऋत्विका श्री। ऋत्विका श्री। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किलिमंजारो क्या है। तो किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में स्थित है। ये तो बात हो गई कि दुनिया की दूसरी तथा एशिया की सबसे छोटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी कौन लड़की है, तो दुनिया की सबसे छोटी लड़की है मोंटाना जो कि केन्या देश की है। ये क्वेश्चन आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है दुनिया की दूसरी तथा एशिया की सबसे छोटी लड़की जो जिसने किलिमंजारो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, इनका नाम है ऋत्विका श्री, क्योंकि ये भारत से हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत से कहाँ से हैं। तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है माउंट किलिमंजारो और ये हैं भारत का झंडा लिए हुए ऋत्विका श्री। ऋत्विका श्री जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हैं। ये कक्षा 2 में पढ़ती हैं और अभी इनकी उम्र है सिर्फ 9 साल। और जो मोंटाना नाम की लड़की थी उसकी उम्र थी 7 साल। तो जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की ऋत्विका श्री नाम की लड़की है, बच्ची है, जो कि 9 साल की है, ये दूसरी कक्षा में पढ़ती है। इसने हाल ही में जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, इसको फतह किया है, यानी कि इस पर चढ़ाई किया है। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर फतह करने वाली यानी कि चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड राज्य से थी। अब यहाँ पर बात की गई है माउंट एवरेस्ट की जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप कौन कौन हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये हैं 7 महाद्वीप। अब आपको इन 7 महाद्वीप की जो ऊंची चोटियां हैं उनके नाम तथा वो किस देश में स्थित हैं ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो 7 महाद्वीप में स्थित जो ऊंचे शिखर हैं 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहला एशिया महाद्वीप की तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि गलत है। अब इसकी 2021 में जो ऊंचाई है 0.86 मीटर बढ़ गई है। तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकोनगुआ जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है देनाली जिसे हम माउंट मैकनली के नाम से जानते हैं, ये अमेरिका देश में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन पर्वत। और ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है कोजास्को पर्वत। आपको जो मीटर में हाइट है सिर्फ माउंट एवरेस्ट की याद रखना है, इन सब की हाइट नहीं पूछा जाता है। यहाँ से इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई हुई जो ऊंची चोटी ये किस देश में है या फिर ये किस महाद्वीप में है। तो ये है पूरा मैप जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम जीके डोज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मैं 5 एक्ट बताऊंगा। ये 5 एक्ट कौन कौन से हैं। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 में लागू किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई अधिनियम लागू किया गया 2005 में। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये 2009 में लागू किया गया। तो ये 5 अधिनियम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। जो ट्यूरिंग अवार्ड ये एलन ट्यूरिंग के नाम से दिया जाता है। एलन ट्यूरिंग जिसे हम मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो इसका नाम है टाइलर पुरस्कार, जो कि पिछले साल 2020 में दिया गया था पवन सुखदेव को। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। और 2020 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं नहीं दिए गए थे कोरोना वायरस महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर यानी कि निर्माण उद्योग क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को। अगला क्वेश्चन है, काला पानी की सजा किसे कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि काला पानी क्या है या फिर काला पानी की जो सजा थी उसका संबंध किससे है। तो काला पानी जो है ये एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। जो सेलुलर जेल है ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी। इसी जेल को जो कि नाम है सेलुलर जेल को ही कहा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में काला पानी की सज़ा। अगर किसी जो क्रांतिकारी को जो ज़्यादा अच्छा होता था, अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या फिर इससे दंगा फसाद हो सकता है, तो उस क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों के द्वारा सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। उसे ही हम काला पानी की सज़ा कहते थे। लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान समय में जो काला पानी की सज़ा है सेलुलर जेल है इसको बंद कर दिया गया है। इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को सेलुलर जेल में नहीं रखा जाता है, काला पानी की सज़ा नहीं दी जाती है। सेलुलर जेल को वर्तमान में भारत सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जीके डोज से। शायद आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है आर्कटिका M। ये किस देश ने लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।